ओके, सो हम स्टार्ट ऑफ करेंगे IFRS 16 लीजेस। अच्छा, मैं देखें एक चीज आपको बता दूं कि जो लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना IFRS 16 का, तो उसमें ऐसा होता है कि एग्जामिनर ना अक्सर और बेशतर ना करंट इश्यूज के अंदर भी इस लीजेस को पूछ लेता है। तो उस करंट इश्यूज के अंदर लीजेस को पूछ लेता है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यू शुड एक्चुअली नो द डिफरेंस बिटवीन, आपको जो है ना वो डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन IAS 17 एंड एट द सेम टाइम IFRS 16। इन दो का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन एरिया जो कि अक्सर एग्जामिन हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर बोलता है कि भाई अगर इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो IFRS 16 के बजाय IAS 17 के अंदर होगी, तो वो कैसे होगी वो भी जरा बताओ ना। So that is also an area that the examiner usually focuses upon. खैर, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं अबाउट दिस IFRS 16। तो देखें इस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो एरियाज हम कवर अप करेंगे, उन एरियाज को मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ये आपके सामने एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर IFRS 16 में जो जो एरियाज हमने कवर करने देर एक्चुअली मेंशन है। तो जो एरियाज हम कवर अप करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 16 डिस्कस करेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव के अंदर मेजरली आपको सबको पता है कि IFRS 16 जो है ना वो लीजेस की अकाउंटिंग जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ IFRS 16 के स्कोप क्या है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लीज। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा तफसील में जाके डिस्कस करूंगा। लीज टर्म की डेफिनेशन है कि भाई लीज टर्म किसको कहते हैं, 2 साल लीज टर्म है, 4 साल लीज टर्म है, इसको लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन क्या होगी। तो आपको पता है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कोई भी लीज एग्रीमेंट में, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। तो जनरली हम अपनी जबान के अंदर जो है ना इसको किराएदार कहते हैं, और हम इसको जो है वो बेसिकली मालिक मकान कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट द लीज अकाउंटिंग के लेसी और लेसर के अंदर यही क्या क्या काम। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहली चीज तो जो ना हम डिस्कशन करेंगे, ये जो IFRS 16 है, वो IFRS 16 जो लीजेस को क्या एक्सप्लेन करता है क्या एक्सप्लेन नहीं करता, तो उसकी जरा कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं जो लीज एग्रीमेंट है दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। A lease agreement is a contract or part of a contract that conveys the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration. अगर आप देखें ना तो बेसिकली IFRS 16 के अंदर एक डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसके ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। राइट टू यूज एन एसेट, राइट टू यूज एन एसेट ये नंबर 2 है। और नंबर 3 जो है क्या बोलते हैं कि इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन। ये तीन चीजें होती हैं तो तब कहीं जाके एक लीज एग्रीमेंट बनता है। देखें, बात सुनिएगा, आप सबने लॉ पढ़ा हुआ है, और लॉ के अंदर ये कुछ मुख्तलिफ तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। वो क्या मुख्तलिफ तरह की चीजें हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं लॉ के अंदर कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है ना दिस कुड एक्चुअली बी बेसिकली एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दिस कुड एक्चुअली बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये दो कैटेगरीज होते हैं आपके, कि मतलब जो एक एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड ये दो कैटेगरीज होती हैं कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी या तो कह के का, यानी या तो जो है ना वो बेसिकली रिटन हो, या फिर जो है क्या बोलते हैं कि ओरल हो, या फिर एम्प्लॉयड हो कि मतलब बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझाता हूँ जरा। दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जरा समझना कॉन्सेप्ट इसका। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पता नहीं कोई चाइनीज कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि पूरे कराची का कचरा वो कंपनी उठाएगी। अच्छा, आप देखें, पूरा कचरा उठाना, उठा के कचरे को डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करके जो भी करना उसको ना, मतलब यानी कि वो कचरे को कचरे की फॉर्म में भी नहीं छोड़ना, ये कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें थी कि भाई जना क्या बोलते हैं कि गाड़ियां चलाएंगे, डब्बे जो है ना वो बेसिकली वो फर्म से उल्टा पैसे लिए सीडीजी के ना, पैसे नहीं दिए, पैसे लिए हैं। क्यों? क्योंकि भाई कचरा सोना होता है,
तो ये अब ये जो कचरा होता है इसमें वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेशन की जाती है, सेग्रीगेशन करके इस वेस्ट को जो ना अलग अलग सेग्रीगेशन की जाती है वेस्ट की, और वेस्ट की सेग्रीगेशन करके ना सेग्रीगेशन करके इस वेस्ट को अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली स्पीकिंग अगर कपड़ा उठा ये कचरा उठाने वाली जो कंपनी है ना, वो कचरा उठाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कचरा उठाने का, और उस कॉन्ट्रैक्ट लेने के भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कचरा पे पूरा उसका हो जाता है। यानी वो कंपनी गाड़ियां लगा रही है, कचरे के डब्बे पूरे कराची के शहर में रख रही है, बंदे लगा रही है, बंदे लगाने का लोगों से कचरा कलेक्ट कर रही है, और अल्टीमेटली सीडीजी के को पैसे भी दे रही है। आप समझ रहे हैं? सीडीजी के को पैसे भी दे रही है। अब देखो समझना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट कितने अर्से का? मिसाल दे रहा हूं, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उस 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई स्पेसिफिकली डेडिकेटेड ये फला गाड़ियां तुम खरीदोगे, और ये गाड़ियां जो ना तुम 500 गाड़ियां लगाओगे पूरे कराची। तो अब अगर देखा जाए तो वो जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां खरीदी स्पेसिफिकली सीडीजी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट गाड़ियों का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो ना पूरा कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो गाड़ियां खरीदी गई हैं किस चीज के लिए? सीडीजी के कॉन्ट्रैक्ट। तो गाड़ियां आर पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन देयर आर पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी लीज एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें भी IFRS 16 अप्लाई हो सकता है उस स्पेसिफिक गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी अकाउंटिंग की जाती है ना, तो ऐसे ही नहीं हाथ उठा के हाँ भाई चलो सही है, ये तो हमने जो ना इनके साथ फला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था अकाउंटिंग कर दो। नो, इसमें आपको देखना पड़ता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं अप्लाई हो रहा है, कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से स्पेसिफिकली अलग अलग तो नहीं हो सकते। तो बेसिकली लीज किसको कहा जाता है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो है ना क्या बोलते हैं, राइट टू यूज एन एसेट। राइट टू यूज एन एसेट is conveyed, that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for a consideration. So right to use an asset is being conveyed. मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरी रेंट a कार की कंपनी है, भाई आपकी कंपनी है, आपने कहा भाई देखो बात सुनो, हमारे बंदों की पिक एंड ड्रॉप करोगे करोला GLI के अंदर। अच्छा, सही है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब, सही है। रोजाना हमारे 4 बंदे हैं, 4 बंदों को आप पिक करोगे इनकी घर से, और घर से पिक करके इनको ऑफिस ड्रॉप करोगे, ऑफिस से पिक करके इनके घरों पे ड्रॉप करोगे। पिक एंड ड्रॉप का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, करोला GLI चलनी चाहिए। अब बदायूं तो आप देखें, तो बदायूं देखें तो जो ना एक तो एक कंपनी के लिए IFRS 15 अप्लाई हो रहा है। किस कंपनी के लिए? जो बेसिकली जो ना कार कंपनी है उसके लिए तो IFRS 15 अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या इस स्पेसिफिक सिनेरियो में IFRS 16 भी अप्लाई होता है? क्यों? क्योंकि आपने बात करी कि भाई करोला GLI चलनी चाहिए। तो अब जरा समझना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उल्टा करोला मुझसे लीज पे ले लियो? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं मैंने राइट टू यूज द एसेट आपको तो नहीं कन्वे कर दी? तो मैं आपको देखो इसमें एक बात बता रहा हूँ, बेसिकली ऐसा होता है कि अगर तो मैं इस गाड़ी को रिप्लेस नहीं कर सकता किसी और गाड़ी के साथ, भाई करोला GLI है ना, मेरे पास 10 GLI खड़ी है, आज मैं एक बेचता हूँ, कल दूसरी बेचता हूँ, परसों तीसरी बेचता हूँ, मेरी मर्जी, GLI चाहिए ना, कोई भी बेच दूंगा। सिर्फ सही है। तो अब देखें मेरे पास भाई 10 गाड़ियां हैं, वो 10 गाड़ियों में से मैं कोई भी गाड़ी कभी भी किसी दिन बेच दूं, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये कि आई कैन रिप्लेस दैट एसेट। इफ आई कैन रिप्लेस दैट एसेट, इसका मतलब मैंने आपको राइट टू यूज कन्वे नहीं किया। राइट टू यूज कन्वे उस वक्त क्या होता है, मुझे कहा जाता है भाई करोला GLI ब्लैक कलर की ABC 786 यही गाड़ी का नंबर हो, यही गाड़ी चलेगी, इसके अलावा दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये कि फिर एक स्पेसिफिक एसेट है विच इज नॉट रिप्लेसेबल विदाउट कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस के अंदर फिर वो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सही है। और वो जो कंपनी पैसे पे कर रही होती, वो इंस्टेड लीज के पैसे पे कर रही होती। यहाँ तक क्लियर है? अगली बात, इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन जरूरी है। सही है, कोई भी लीज एग्रीमेंट हो ना, यानी
एक एग्रीमेंट जिसमें आप राइट टू यूज कन्वे कर रहे हो विदाउट अ कंसिडरेशन, दैट्स नॉट अ लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट में जरूरी है राइट टू यूज कन्वे हो तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, वरना फिर लीज एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ क्लियर है? ओके। अब देखें 2 मिनट के लिए, मैं इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रोकूंगा और मैं कहूंगा देखो IFRS 16 लीजेस, और IFRS 16 लीजेस के अंदर क्या है कि जनरली लीज एग्रीमेंट सबको पता है कि क्या होता है, एक ऐसा एसेट जिसके अंदर एक पार्टी अपना एसेट किसी दूसरी पार्टी को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, तो सच एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ लीज एग्रीमेंट। सही है ना? तो उसमें हमने बात कर दी कि भाई किसी भी चीज को लीज कहलाने के लिए ये चीजें कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है?